हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की सीरीज के साथ जो कि हर साल सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। इसलिए मैं यहाँ A to Z यूपीएससी का पूरा सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल का कराने वाला हूँ। और साथ ही में जो भी स्टेट पीएससी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन सारे सिलेबस को भी, जो भी इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा इनके ऑप्शनल का, इसको भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। साथ ही में जो स्पेशली पर्टिकुलरली जो इनके स्टेट से रिलेटेड होंगे ना, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, तो उनसे रिलेटेड मैं एक सेपरेट लेते आ रहूंगा। बट जो भी सारे चीज जो कॉमन होंगे मैं उनको आपको स्पेशली पॉइंट करके बता दिया करूंगा कि कौन से सारे ये जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको पता चलेगा कि सारे के जो भी आप यूपीएससी का सिलेबस तो कंप्लीट किए ही हैं, साथ में आप स्टेट पीएससी का भी किए हैं। तो इससे क्या होगा, आप इन दोनों मतलब इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप मतलब एलिजिबल तो होंगे ही, मतलब आप एक तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि पेपर 2 के लिए आपको सारे मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, इनके आपको फिजिकल फीचर से लेके पॉलिटिकल फीचर से लेके आपको सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इन स्टेट्स का आपको इसी के लगे हाथों हो भी जाएंगे, और बाकी का जो बचेंगे वो हम पेपर 2 में आपको पैरेलली मैंने जैसे जैसे हो चलता जाएगा वैसे वैसे करते भी जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे फ्रेंड्स ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें किसी चीज़ का। मैं यहाँ पे A to Z सारा चीज़ यहाँ कवर कराने वाला हूँ। आपको यहाँ तक कि मैं ये भी अश्योर दे रहा हूँ कि ना ही आपको कोई बुक या कोई मैगजीन किसी तरह का चीज़ आपको फॉलो नहीं करना होगा। अगर कभी कुछ एकाध पढ़ा तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पोस्ट कर दूंगा, या मेरे फेसबुक आईडी में मैं आपको अपने प्रोफाइल में यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरी वीडियोस से आप एकदम ऑनेस्टली रिलीजियसली सारे चीज़ फॉलो करते हुए नोट्स बनाते रहें। जो जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछूं उससे रिलेटेड आंसर लेके आएँ। आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे धीरे धीरे क्लास भी होते जाएंगे, और मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैं यहाँ पे आपको साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपका इंटरव्यू तो आपको निखार के आएगा ही, पर प्रीलिम्स और मेंस को मैं यहाँ पे एकदम साथ लेके चलूंगा। आंसर राइटिंग भी आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा, और प्रीलिम्स का भी जो भी एकाध क्वेश्चन, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो सब भी मैं आपको यहाँ करवाते चलूंगा। इससे क्या होगा, दोनों ही चीज़ आपका कवर होगा। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो, ना कोई बुक आपको मैं यहाँ पर रेफर करने बोलूंगा, ना ही कभी कुछ। बस मेरे चीज़ को आप फॉलो करते रहे। एट द एंड ऑफ द क्लासेस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, जैसे कि आप सारा चीज़ कर दें। पर स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, जिससे क्योंकि आप फिर अपना नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में आप नहीं मेरे नोट्स को ठीक से रिवाइज कर पाएंगे, ना ही किसी बुक से। आपको जो उस वक्त जरूरत होगा वो सिर्फ आपका नोट्स। ठीक है, आपका नोट्स ही हर टाइम आपका मदद करने वाला है। इसलिए आप कुछ भी हो जाए, आप अपना नोट्स अच्छे से बनाएं। मेरे सारे लेक्चर्स को आप A to Z फॉलो करिए। जो उसके बाद जो नोट्स आपका बनेगा ना, उसका इतना ज़्यादा आपके लाइफ में ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, आप वहाँ पे 95% हर जगह आपको सब कुछ पता होगा, इतना मैं अश्योरमेंट दे रहा हूँ। देखिए 100% तो कोई भी कभी कुछ कह नहीं सकते, मैं आपको पर 95% तक का यहाँ पे अश्योरमेंट दे रहा हूँ कि आप ये सारे जो मेरे लेक्चर्स, ये जो सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपके पास आपका ऐसा कमांड रहेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को बहुत हंसते खेलते फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे, जैसे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उसको सब कुछ अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम स्पेशली जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन करते हुए नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग फुल फेज में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ पे मेरे लेक्चर्स का और जो भी मेरे अपडेट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर भी मिल जाया करेंगे। यूट्यूब में नोटिफिकेशन कभी कभी होता है, लेट आ जाते हैं, पर यहाँ पे आपको सही टाइम में मिल जाया करेंगे, तो यहाँ पर से भी आप हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अगर फ्यूचर में कभी आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल या किसी और सब्जेक्ट या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चाहिए मेरे से, अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, तो ऑफकोर्स आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और कुछ भी तरह का क्वेरी क्लियर कर सकते हैं इन मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, ये मेरा जीमेल आईडी भी हो गया, कुछ भी ऐसा बात हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे एकदम तो ऐसे इनोवेटिव क्लासेस चल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे रिस्पांस भी मिल रहे हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएससी और रेलवेज का तो ऑलरेडी चल रहा है, बहुत जल्द बीपीएससी का भी स्टार्ट होने वाला है। और ऑलरेडी मैं ही
अभी CAC और EPFO का जो करंट अफेयर्स सेशन था वो तो चला ही रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन का डेट थोड़ा आगे होने की वजह से मैं उसको थोड़ा फ्लक्चुएट करके थोड़ा ऐसे लेके चल रहा हूँ कि पूरा का पूरा अगस्त मंथ तक सिलेबस कवर कराऊँ, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया हूँ। जैसे जैसे हो सके चलते रहे, क्योंकि देखिए एट द एंड आपको अपना बेस्ट 100% कंप्लीट होना है, ना कि आपको मैं जल्दबाजी में कराऊँ और कुछ उबर खबर हो जाए। ठीक है, आप अपना जो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को जो फॉलो कर रहे हैं, मैगजीन को फॉलो करें, वो करते रहे। मेरी तरफ से जो होगा मैं तो आपको बोला ही हूँ, करंट अफेयर्स में भी आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। आप अपनी तरफ से जो मेहनत करना करिए, मेरे साथ जो भी हमारे साथ बने हुए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करते रहिए, आपको 100% मैं वहाँ से लेके आऊँगा। तो ये स्टैटिक पार्ट के तौर पे BPSC का अभी 60 डेज का क्लास बहुत ही अच्छा से स्टार्ट होने वाला है, और जो कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अगर इससे पहले अगर आप प्रिपेयर हो जाओगे तो सोचिए कितना बड़ा बात होगा। ठीक है, इन सारे क्लासेस जो भी होंगे इनसे रिलेटेड आपसे 0 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा, कोई भी 1 रुपये तक का बात नहीं है। आपको PDF से लेके क्लासेस से लेके सारा चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा पर्सनली भी अगर आपको किसी तरह का क्वेरी हो तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग देंगे, नहीं तो हम लोग पर्सनली भी आपके साथ अटैच होकर जो हो सकेगा हम भी आपको सुविधा देंगे। ठीक है, SSC और रेलवेज के काफ़ी ज़्यादा अभी रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। अगर हो सके जो भी हमारे फ्रेंड्स आपके या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 1% का भी अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ आप लोग अपना पैर अपना पीछे ना करें। ठीक है, तो ये सब हुआ चैनल से रिलेटेड। कुछ अब शुरू करूंगा जियोग्राफी ऑप्शनल के बारे में। तो ऑप्शनल का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डेटा डिस्कस करूंगा ऑप्शनल से रिलेटेड, क्योंकि बहुतों के मन में अभी भी जो स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं इस साल का, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उनसे रिलेटेड एक मैं डेटा शेयर करूंगा। ये आपको 2016 का डेटा है। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे सक्सेस रेट किस तरह का है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पूरा IAS मेंस एग्जामिनेशन। देखिए यूपीएससी का अगर यदि आपको पता है अगर डेटा ना, अगर आप अंदाजा लगा के स्टार्ट कर सकते हैं तो बाकी का स्टेट PSC से रिलेटेड भी आप कर सकेंगे, है ना। क्योंकि आप अगर यदि मानो या ना मानो 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी है ना वो स्टेट PSC कंप्लीट करके ना उनके अंदर एक जुनून आ जाता है। अगर वो एज या हर चीज़ के मामले में एलिजिबल हैं तो वो जरूर चाहेंगे कि हम वापस से यूपीएससी के लिए बैठे और कुछ क्लियर करें। तो हम यूपीएससी को अगर यदि टारगेट लेके चलते हैं तो स्टेट PSC जितने भी हैं वो तो हम हंसते खेलते कर सकेंगे, बस कुछ उनके रेस्पेक्टिव में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उनको एक प्रिसाइज मतलब जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट PSC है उनसे रिलेटेड कुछ डेटा को ध्यान रखते हुए अगर पढ़ेंगे यूपीएससी को सिलेबस को ही, तो हम उन स्टेट PSC के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है। हिस्ट्री जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हैं लगभग 3870 के लगभग में 2016 में लिए थे, जिनमें से सिर्फ 5.5% ही जो कि मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया था इंटरव्यू के बाद। ठीक है, फिलोसफी जो लिए थे लगभग 2100 के लगभग दिए थे, जिसमें से सिर्फ 4% रिजल्ट था। पबेड का लगभग 3031 लोग दिए थे, 10.5% था। एंथ्रोपोलॉजी 345 दिए थे, सिर्फ ये 3 डिजिट है, याद रखिएगा 4 डिजिट नहीं है जैसा कि ये। तो 3 डिजिट का नंबर था, उसमें 10.7% लोग का वहाँ पे हुआ था, लगभग मतलब 35 लोगों का यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो लिए थे उनका हुआ था। साइकोलॉजी वाले लोग का भी वहाँ पे 10.9% था। पॉलिटिकल साइंस जो भी थे उनका भी 6.4 था। सोशियोलॉजी जो थे 1555 था पर 5.7 था। जूलॉजी लोग लिए थे वही 484 में 3.7 था। हिंदी लिटरेचर जो भी है उनसे रिलेटेड भी 5.7 था, है ना। 5.7 देख रहे हैं इनका और इनका कोई ज़्यादा ऐसा बात नहीं है। एग्रीकल्चर जो 2020 लिए थे 18.6 देख लीजिए, 18.6 यहाँ पे आया है एग्रीकल्चर का। मेडिकल साइंस में 98 लोग ही सिर्फ 2 डिजिट में स्टूडेंट्स लिए थे, जिनमें से 16.3% था। और एट द लास्ट हम आते हैं ज्योग्राफी का, जो लोग की सबसे ज़्यादा 4049 लोग अपीयर किए थे, मतलब ऑप्शनल लिए थे एज अ ज्योग्राफी, जिनमें से सिर्फ 5.8% ही रिजल्ट था। ध्यान दीजिएगा ये बात है। ये जो डेटा में दिखा इसके पीछे का मकसद था कि मैं आपको आईना दिखा सकूं कि ऐसा बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि ये आपको हिस्ट्री बहुत ईजी है, आप पढ़ लीजिए उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। पबेट ले लीजिए, पबेट में आप लिए तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ डेटा से देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है, ये देने से आपका यूपीएससी क्लियर होने वाला है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी रुचि की तरफ कि आपका कितना ज़्यादा मन है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। अब अगर आप किसी चीज़ को आप लिए हैं, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपने ऑनर्स किया हुआ है और आप यहाँ पर आके पबैड ले रहे हैं, ठीक है, पबैड ले रहे हैं और हिस्ट्री में आपका ऑनर्स किया हुआ है, उस जगह में ऐसा क्या होगा कि आप जब एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं ना, एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा पबैड पढ़ना होगा, क्योंकि ऑनर्स तो आपने हिस्ट्री लिया था, आपको रुचि था किसमें, हिस्ट्री में। बट यहाँ पे आपको पबैड में सुनने में आया कि पबैड में अच्छा रिजल्ट आ रहा है हिस्ट्री का कंपेयर में। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ऐसा डेटा आपने देखा और पबैड ले लिया।
इसमें क्या होगा, हिस्ट्री में आपने ऑनर्स किया फिर भी ऑनर्स आपने हिस्ट्री नहीं लिया, आपका रुचि भी हिस्ट्री में था फिर भी आपने डेटा को देख के पॉवर्ट लिया, आपके जो दोस्त बंधु थे उन्होंने पास किया था पॉवर्ट लेके, तो आपने जो टॉपर था वो पॉवर्ट में लिया था, तो वो सब देखते हुए आपने पॉवर्ट ले लिया, तो वहाँ पे आप मार खाने लगेंगे। क्या होगा कि पॉवर्ट में आप थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, जो ज़्यादा टाइम देंगे तो आपके जो अदर्स जीएस पेपर है उसमें आपका टाइमिंग जो है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पॉवर्ट जो 500 मार्क्स है वहाँ तो इंक्रीज कर लेंगे, बट बाकी सारे जो इतना नंबर्स है जीएस टोटल जो 4 पेपर्स और बाकी सारे पेपर्स हैं ना 2 ऑप्शन, तो उन सारे में आपका धीरे धीरे मार्क्स को कम जाएगा। तो क्या होगा इस तरह से इनडायरेक्टली, इसलिए ऐसे जो परसेंटेज घटते हैं ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिस्ट्री इजी है, फिलोसफी इजी है, पॉवर्ट इजी है, ज्योग्राफी इजी है, क्या कुछ भी है, सारे अपने लेवल पे ये ऑप्शनल होते ही हैं कि आपको इसमें मास्टर होना चाहिए तभी जाके ऑप्शनल का आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका कम है कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि देख पा रहे होंगे 3800 लोगों में 5.5 ही आया, और जबकि 3031 लोग दिए वहाँ 10.5 आया, इसका मतलब ये तो नहीं है पॉवर्ट इजी है और हिस्ट्री टफ है, बिल्कुल वैसा नहीं है। आप वैसा सब्जेक्ट यहाँ पे वो स्टूडेंट्स लिए होंगे ना जो हिस्ट्री, जो ये सोच के लिए होंगे कि हिस्ट्री लेने वाले को जी इसमें फायदा हो रहा है, हिस्ट्री लेने वाले जो टॉपर हैं इसलिए मैं भी हिस्ट्री ले लूंगा, तो वैसे स्टूडेंट्स इस 2016 में भी दिए होंगे, जिसके वजह से उनका रिजल्ट वहाँ गड़बड़ा है, पर ऐसा नहीं है हर साल ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ जो रिजल्ट्स का जो फ्लक्चुएशन होता है ये इसी सही सिलेक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो जियोग्राफी भी उसी तरह का बात है, बहुत ही ज़्यादा इसमें लॉजिकल आपको टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत ऐसा है कि आप अगर जितने फैक्चुअल स्पेशली आप देखोगे कि जियोग्राफी या तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स, ये लोग ना ये ज़्यादातर जियोग्राफी लेते हैं, इसलिए ये सोच के क्योंकि उनको अपना लॉजिकल जो भी थिंग्स है ना, वो सारे जो भी वो अपने ग्रेजुएशन के लेवल में जो पढ़े होंगे वो सब चीज़ ही ज्योग्राफी में आपको मिलेगा, लगभग 70% के अराउंड में, जिससे क्या होगा आपको याद करने में और ये सब चीज़ में बहुत सुविधा होगा। ऐसा मतलब नहीं है कि आर्ट्स वाले लोग नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे आर्ट्स के मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को मैप और ये सब में इतना स्किल्स है, मैप वगैरह इतना रुचि है, कहीं भी जाएंगे मैप से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, तो उन सब की वजह से वो ज्योग्राफी ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सही मायने में जब इंटरव्यू में फेस करते हैं ना, तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पाते हैं, क्योंकि उनका रुचि था, भले वो किसी भी फील्ड से हो, भले आप इंजीनियरिंग से हो, भले आप साइंस से हो या मेडिकल और डॉक्टर हो, आपका अगर किसी चीज़ में एक आपका पैशन है कोई चीज़ से रिलेटेड, उससे बढ़िए बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि ऐसा पेपर लेना चाहिए जो कि जीएस में आपको मदद, ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए, जब आपको ऑप्शनल है आपको उसमें मास्टर होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा ऑप्शनल भी लेना चाहिए जिससे आपको जीएस पेपर को भी हैम्पर्ड ना करे, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रख के आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपको कुछ बेसिक सा चीज़ बता दिया, वरना आपको और नॉर्मली यूट्यूब में मिल ही जाएंगे ऑप्शनल पेपर्स लेने के बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारी चीज़ बताएंगे, बट आपको मैं इसी में बता दिया जिससे आप और थोड़ा रिलेट हो सके। और ज्योग्राफी के लिए आप मिसकंसेप्शन कोई ना रखें कि ये टफ है या ईजी है, हाँ सारे के सारे पेपर टफ है, सारे ईजी है, सब कुछ आपके ऊपर है। स्पेशली ज्योग्राफी तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको ए टू जेड अगर भी पढ़ लेंगे तो अगला कुछ साल तक तो ये कुछ भी डिफरेंस करने वाला नहीं है, जो चीज़ आप लिखोगे वही चीज़ आप मतलब आप पढ़ोगे वही चीज़ लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे आप अगर मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में बताऊं, तो आप जो पढ़ लिए हो तो आपको उसको एलाबोरेट करके एक एक चीज़ को अच्छे से बताना होगा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, पर अगर किसी लैंड फॉर्म से रिलेटेड पूछा है तो आपको लैंड फॉर्म के बारे में बताना होगा, क्लाइमेट से रिलेटेड पूछा है तो क्लाइमेट के बारे में बताना होगा, या नहीं कि आप क्लाइमेट है आप उसको कुछ और लिख रहे हो। और ज्योग्राफी में तो सबसे प्यारा चीज़, आप जितना मैप और ब्लॉक डायग्राम भर दोगे तो आपको उसी में मार्क्स मिलता है, कोई नहीं बोलता है कि आप पूरा एक एक लाइन एक एक पेज को आप अच्छे से भर भर के लिखें, ऐसा कहीं भी ज्योग्राफी में नहीं है। बहुत सारे अच्छी चीज़ जो ट्रिक्स है ये सब चीज़ मैं अभी ज्योग्राफी में आगे की क्लासेस में डिस्कस जरूर करूंगा, तो अब टेंशन बिल्कुल ना लें, जितना हो सके मेरे सारे बातों को फॉलो करते रहें, जितना हो सके अपना मेरा जो भी एक एक चीज़ को जो भी मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ उसको नोट्स बनाते रहें। देखिएगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको जब रिजल्ट आएंगे तब आप मुझे जरूर, मेरे जितने भी सोशल मीडिया जो भी मैं आपको आइडिया दिया हूँ आप मुझे जरूर आप अच्छे ही पॉजिटिव व्यूज़ और कमेंट्स मुझे वहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन शुरू करने से रिलेटेड मैं आपको पहले स्टार्टिंग का बता दूं क्या क्या हम पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर वन में जैसा आप जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी बोल के उनको बोला जाता है पेपर वन को, तो इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। जानते ही हैं फिजिकल ज्योग्राफी में आपको चैप्टर 1 से 5 तक सारी चीज़ कवर है, जैसे जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, और आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड दो जो 4 और 5 सब्जेक्ट है चैप्टर है, ये 4 और 5 जो चैप्टर है ये पूरा का पूरे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंटरलेट करके आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कहा जाता है कि डायनामिक सब्जेक्ट एक तरह का आपको जियोग्राफी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पार्शियल डायनामिक, क्योंकि आपको ये जो चैप्टर 4-5 जैसे हो गया आपको डायनेमिक है। पेपर 2 ये पूरा का पूरा आपको हाफ 50% आपको ये आपको डायनामिक यानी करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, और 50% आपको मतलब स्टैटिक पार्ट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो भी आपको जो भी इंडियन ज्योग्राफी है ना
इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आपको इन दोनों को मिला के आपको आंसर लिखना पड़ेगा मेंस राइटिंग में, दोनों को मिला के। किसी अगर स्टैटिक पार्ट सिर्फ लिख रहे हैं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है ना, ये आपको जीएस का पेपर नहीं है, आपको डिफर करना होगा आपके आंसर्स में। आपका ऑप्शनल का आंसर और जीएस के आंसर में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर जीएस के तरह ही आप ऑप्शनल को भी लिख देंगे तो आपको वहां गलत हो जाएगा। या आप ऑप्शनल का तरीके को हाई लेवल, ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट, ये सब ऐसे ऐसे आपको वर्ड अभी आगे हम जाके पढ़ेंगे, जो चीज अगर आप जीएस में यूज कर रहे हैं ना तो वो लोग पहले ही समझ जाएंगे। आपको जितना पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आंसर देना है। क्योंकि देखिए आप तो एट द एंड क्या बनने वाले हैं, एक ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ऑफिसर का काम जो होता है वो आपको सिंपली जो भी जैसा बनो पूरा एंगल आपको देख रहा है, बट आपको एक सोल्यूशन देना है, वो भी एट द मतलब एग्जैक्ट टाइम में, बिना कुछ सोचे कि क्या हो रहा नहीं। आपका ऐसा, आपका पर्सनालिटी ऐसा बन जाएगा कि आप इस तरह से निकल के आएंगे, आपका जो बिहेवियर, आप सब कुछ, कि एक चीज में आपको सारी चीज देखते हुए आपको तुरंत फौरन मतलब ऐसा आपका हो जाएगा कि फाउंडेशन आपका ऐसा मिल जाएगा कि तुरंत आपको एट द जस्ट चुटकी बजाते हुए सारी चीज आप ऐसे डिसीजन लेने लगेंगे, है ना। तो ये सब चीज को लेके ये बात हम फ्यूचर में और भी बहुत बार डिस्कस करेंगे। फिजिकल और आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, तीन पार्ट से हम लोग ऐसे ही जानते हैं, बट इसका बेसिकली नाम है पेपर 1 पेपर 2, जो कि 250 मार्क्स के होंगे। 250 मार्क्स में यहाँ पे आपको फिजिकल और ह्यूमन दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। पर ये 250 मार्क्स का अकेला है, तो इसलिए और ज्यादा आपको जरूरत पड़ जाता है इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे आपको 28 स्टेट्स प्लस यूटीज, ये है ना, और इन सब के बारे में फिजिकल और आपको पॉलिटिकल दोनों चीज, आपको रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेचूज, फिर उसके बाद लेक्स, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। तो हम धीरे धीरे करते करते आपको सारा चीज मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम डिस्कस करने वाले। एक एक चीज यहाँ डिस्कस होगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा बस उसको फॉलो करते लीजिए रिलीजियसली। आपको कभी भी ऐसा निराश, मतलब मेरे तरफ से आपको निराश होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग सिलेबस को एकदम याद कर लें, ठीक है। सिलेबस एकदम मस्ट है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, स्पेशली पेपर 2 के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी कुछ भी आप हम टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे लैंडफॉर्म से रिलेटेड हो या क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड या ओशियनोलॉजी से रिलेटेड हो या ह्यूमन ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या होगा कि आप जब भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आपको पता होगा करंट में क्या चल रहा है। अगर हम पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े या ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो हम उसी वक्त जब हम एक अपना जो छोटा नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक में ही हम यहाँ पे अगर जब भी हम पॉवर्टी से रिलेटेड पढ़े, तो हम नीचे ये भी लिखेंगे कि ये क्या से अभी फिलहाल पॉवर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम्स निकाले गए हैं, कौन से स्टेट ने बहुत ही उतना इनिशिएटिव लिया है, उड़ीसा ने क्या लिया है, फ्लड आया था, पॉवर्टी को कैसे उन्होंने डील किया। ये सारे चीज को हम लोग उसी जगह में लिखेंगे, जब भी स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे करंट का टॉपिक को उसी जगह लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सिलेबस A to Z, तब जाके और ज्यादा आप बेहतर तरीके से एनालाइजेशन पावर है ना वो आपका बढ़ जाएगा कि पहला चैप्टर क्या है, हाँ ये है, दूसरा तीसरा चौथा सब आपको सिलेबस का रटा हुआ होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप आज ही अभी के अभी सिलेबस को फटाफट, सबसे पहला काम आपका होगा सिलेबस को रट्टा मारना, ठीक है। रट्टा मारना, मैं एकदम आपको ओपनली बोल रहा हूँ, रट्टा ही मारना है और एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, एक समझते हुए रट्टा मारना है, पर आपको रट्टा मार कर रखना है, एक एक वर्ड एक एक चीज, ठीक है। उसके अलावा आपको सेपरेट नोटबुक बनाना होगा डायग्राम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी स्पेशली आपको पेपर 2 में हर एक 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 3 से 4 डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए कम से कम 2, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 3 डायग्राम। तो इस तरह का समझ लीजिए 5 मार्क्स में एक डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह का अगर एक डायग्राम, एक मैप, मैप्स भी एटलीस्ट आपको 3 मैप इतना होना चाहिए कि आपको 3 सेकंड के अंदर सारे मैप जो कि है ना, उस आपको इंडिया का मैप तो आपको इतना फ्रिक्वेंटली हो जाना चाहिए बनाने में कि आपको कोई तरह का डिस्टर्बेंस, मतलब तुरंत 5 सेकंड के अंदर आप मैप बना लिए, ऐसा चीज आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये सब चीज हम ये डायग्राम्स वाले नोटबुक में सेपरेटली लिखेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम में भी आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में वो है डायग्राम्स का, ठीक है। फिर लास्ट में जब भी हम अपना सीरीज कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्टली मेंस का लेवल का होगा, जो कि आपको कोई भी हम स्टैटिक पार्ट मतलब प्रीलिम्स का हम लोग वहाँ पे फैक्चुअल थिंग्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मेंस का डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऑप्शनल का, ठीक है। जीएस 2 का भी हम, जीएस 1 का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आपको ऑप्शन वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड होगा, मैं अपने आंसर्स राइटिंग और मैं अपने जो अप्रोचेस है ये सब भी आपको फॉलो कराऊंगा, और जिससे आपको सुविधा होगा, आपके भी मतलब जितना भी आपका स्किल है ना लिखने का, स्टार्टिंग में थोड़ा दुविधा होगा, बट धीरे धीरे आप उससे रूबरू होते 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 आपका भी प्रैक्टिस ऐसा हो जाएगा कि आप भी प्रो हो जाएंगे पूरा आंसर्स राइटिंग लिखने में, ठीक है। वो मैं क्या क्या टेक्निक हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब मैं आपसे अभी धीरे धीरे करके आगे क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है।
तो आज का जो हमारा होगा, जैसे मैंने बोला, जियोमॉर्फोलॉजी का स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास से फुल फेज में स्टार्ट करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ डेजर्ट एरिया हो गया, ये आपको रिवर देख सक पा रहे हैं, ये आपको जो भी आइसलैंड वगैरह साइड एरिया, ये पहाड़ी एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे हैं किस तरह से ये आपको नर्मदा का अंदर में जो भी आ रहा है, जो भी रिवर देख रहे हैं किस तरह का फ्लो हो रहा है। इसके अलावा आपको ये टेरेन देख सकते हैं किस तरह का है। तो ये सारे चीज ना, जो भी लैंड फॉर्म्स का ही पार्ट है। जियोमॉर्फोलॉजी आपको सारे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, स्पेशली लैंड फॉर्म, जियोलॉजी, ये सब चीज भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको एक तरह से जियोलॉजी का भी पार्ट में स्टार्टिंग में बोला जाता था, बट अभी ये पूरी का पूरा ये डिफर करता है। जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी एक अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप देखो, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड है ना, ये आया आपको एक ग्रीक रूट, जो कि जियो मतलब जो रूट्स होता है ना, उसका मतलब हो गया जियो। मॉर्फो एंड लोगोस, ये तीन पार्ट में आपको डिवाइड है, जिसका मतलब जियो मतलब हो गया अर्थ, मॉर्फ मतलब हो गया फॉर्म, और लोगोस मतलब हो गया स्टडी, ठीक है। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन है ना, उसको हम लोग स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। अर्थ का जो मेनली फॉर्मेशन है, उसको हम लोग कैसे हुआ, उसको हम लोग स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। इसी में, इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी को लिटरली बोला जाता है स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म्स, है ना। इसलिए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो भी कंसर्न होता है ना, स्पेशली प्राइमरी विद अर्थ सरफेशियल फीचर्स, ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो भी होता है ना, जो साइंटिस्ट हो, जो साइंस से रिलेटेड वैज्ञानिक हो, तो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो जो प्राइमरीली केस में सरफेशियल फीचर्स, सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स है ना, आप जो देख पा रहे हैं ना, ये सरफेस के ऊपर जो भी फीचर थे, यहाँ माउंटेन्स आ गया, ये रिवर्स बह रहा है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लेचूज मिलने वाले हैं, तो ये सारे चीज यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है ना, स्पेशली उनका कैसे करके ओरिजिन हुआ, माउंटेन्स का कैसे ओरिजिन हुआ, हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री बताते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, फिर इम्पैक्ट कैसे ह्यूमन एक्टिविटी में हो रहा है। जैसे कि अभी माउंटेन्स आप जानते हैं, साइबेरियन जिस तरह का कोल्ड वेव्स आता है, अगर माउंटेन नहीं होता तो हमारा जो अभी यहाँ का हाल है वो वैसा नहीं रहता, इंडिया का हाल वो नहीं होता अगर माउंटेन होता नहीं होता तो। क्योंकि जिस तरह का कोल्ड वेव्स जब आते हैं ना, आपको रशिया और चाइना से हमारे तरफ, तो उस सिचुएशन में बहुत बुरा हाल होता है। जो भी माउंटेन्स है ना, वो सारे के सारे जो है ना, वो सह लेते हैं सारे ठंडे जो भी वेव्स आते हैं, जो भी आते हैं वो वहाँ ठहर सह लेते हैं, और तिब्बत एरिया में आप देखते होंगे क्या हाल होता है। वही हमारे इस तरफ जो माउंटेन की इस तरफ जो इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे कुछ नहीं आता, एक तरह से वॉल बन के रहता है हमेशा, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी स्पेशली जो कंसंट्रेट किया जाता है, वो प्राइमरली क्वाटरनरी एरिया में, क्वाटरनरी पीरियड होता है ना, उस पर फोकस करके किया जाता है, जो कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये फीचर्स स्पेशली हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे उस वक्त मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अर्थ का जो लैंडफॉर्म है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है लोकल को, लोकल का और रीजनल बैलेंस कैसे करके बनाया जा सके, ठीक है। जो कि हाइड्रोलॉजिकल, टेक्टोनिक, एओलियन, ग्लेशियल, एटमॉस्फेरिक एंड मैरीन फोर्सेस, ये सारे चीज मतलब लोकल और रीजनल कैसे करके लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ है। आप किसी एरिया में अगर जा रहे हो, आपको वहां दिख रहा है रिवर है, ठीक है, रिवर अगर फ्लो हो रहा है, तो आसपास का एरिया भी उसी रिवर के बेसिस पे ही कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे देखने। अब जहाँ गंगा है वो बहुत फर्टाइल लैंड बोलता जाता है, तो वहाँ पे आप देख पाओ, इसलिए आपको कह सकते हैं ना कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में गंगा इतना मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है गंगा प्लेन। तो इसीलिए आप देख पाते हो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। एक यूपी में आप नहीं, कम से कम यूरोपियन के कितने सारे कंट्रीज वहाँ पे समा सकते हैं, पॉपुलेशन के वाइज भी और आपको एरिया वाइज भी। तो ये सब चीज की वजह से क्यों हुआ, तो ये आपको ना लोकल और रीजनल बैलेंस बनाए रखता है, ये अगर अर्थ का लैंडफॉर्म्स अगर यदि आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी का इसलिए इंपॉर्टेंस भी आता है, अगर आप इससे रिलेटेड आपको पता हो कैसे करके, आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल अगर जितने टर्म्स के बारे में पता हो, तो ये देख पा रहे हो ये एक डैम हो गया, ठीक है ना, डैम है और यहाँ पे रोड भी बना हुआ है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग में से मैक्सिमम सभी लोग ने डैम देखा ही होगा। तो ये जो डैम से रिलेटेड, आप किसी जगह में अगर डैम बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सारा चीज A to Z पता होना चाहिए, उसका लैंडफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मिट्टी है वहाँ पे, इसका जो पास्ट में क्या रहा होगा, क्या ये नदी जो फॉर्म फ्लो हो रही है, इसका स्पीड क्या है, कब ये आ रहा है, कब इसका स्पीड ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा ये एक लेवल कहाँ तक ये बढ़ाया जा सकता है। ये सारे चीज़ मतलब ये सारी चीज़ आपको आगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है वो ये सब का स्टडी करते हैं, तभी जाके आप एक अच्छा डैम बना सकते हैं, सेफ्टी हो जिसका, जिसका हम अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकें, है ना। ये सब चीज़ आपको बोला जाता है, क्या बोल रहा है कि टू डिटेक्ट नेचुरल एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड एफिशिएंटली, जैसे अर्थक्वेक,
फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, वोल्केनिज्म, ये सब चीज आपको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा आगे। तो ये सब चीज के बारे में अगर आपको पता होगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड, अब मान लीजिए जापान में हर 3 सेकंड में एक बार अर्थक्वेक आता है, तो अगर जापान में हर 3 सेकंड में अगर यदि अर्थक्वेक आ रहा है तो सोचिए क्या होने वाला है। इस तरह का कांड अगर ये बात बोल रहा है तो हो रहा क्या बोल रहा है ना। इस तरह का अगर यदि लैंड जापान में जिस तरह से हर 3 सेकंड में अगर यदि अर्थक्वेक आता है, तो अगर कैसे करके वो लोग अपना बिल्डिंग्स बनाते होंगे, कैसे वो एक डेवलप्ड नेशन के रूप में आए हैं सामने। तो ये सब चीज़ एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट अगर यदि सारा चीज़ पढ़ा गया है, सब कुछ अगर जानते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, फ्लडिंग से रिलेटेड, कब कैसे कैसे चीज़ टॉलरेट किया जा सकेगा, उस हिसाब से वो डेटा देंगे, ताकि जितने भी इंजीनियर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले, वो सारे चीज़ वो तब जाके ही पूरा कर सकेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा वेरियस लैंडफॉर्म और फीचर्स भी हम इस जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के द्वारा हम ये सब चीज़ जान सकते हैं। इसके अलावा कोस्टल और रिवर रिसर्च भी किया जा सकेगा अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का उस सब चीज़ में इंपॉर्टेंट देखा जाता है। वल्नरेबिलिटी स्टडीज जो भी हुआ ना, वो सब चीज़ में भी देखा जा सकेगा। जियोलॉजी, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, सारे चीज़ में जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा मायने में आपको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर देखेंगे तो देखिए ये हो गया हम अभी जो प्रेजेंट में है, ठीक है। इसके नीचे देख पा रहे होंगे आप कितने सारे आपको ये सारे एन एरिया है ना, कितने सालों पुराने। अर्थ के लगभग में आपको 4.6 बिलियन ईयर्स एगो में जैसे फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद आर्केन एरिया बोलते हैं, जानते ही हैं। उसके बाद प्रोटोजियोइक एरिया जो कि 2.5 मिलियन बिलियन ईयर्स एगो बोलते हैं। उसके बाद पैलियोजोइक एरिया में, जिसमें आपको पेरिमियन, पेनिसिलिवियन, ये आपको यूएस का डेटा से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको पैलियोजोइक एरिया में आपको फिर देखने मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे एक्सटिंक्ट, जो कि मतलब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं ये सारे आपको एनिमल्स, ठीक है। उसके आपको ट्राइसिक एरिया मिलेगा आपको, जो कि स्पेशली मेसोजोइक में आपको होता है जुरासिक, ट्राइसिक और क्रिटेशियस, ठीक है। ये तीनों चीज आपको मेसोजोइक में होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं डायनासोर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े जो जानवर्स होंगे, तो वो भी एक्सटिंक्शन उनका भी हुआ, जो कि जियांटिक जो एक्सटिंक्शन है ना वो हुआ, ठीक है। उसके बाद बिग बैंग एक्सटिंक्शन भी हुआ, तो वहाँ पे डायनासोर्स वगैरह सब कुछ निकल गए, वो लोग भी अब खत्म हो गए। उसके बाद सेनोजोइक एरिया आया। सेनोजोइक में आपको पैलोसिन आया, ईओसिन आया, ओलियोजोसिन आया, मायोसिन आया, प्लियोसिन आया, प्लिस्टोसिन आया, प्लेस्टोसिन आया, फिर होलोसिन आया, ठीक है। तो प्लेस्टोसिन और होलोसिन से रिलेटेड हम अभी बहुत कुछ पढ़ने जाए, क्योंकि इंसान का वहाँ पे बहुत सारा जो है रूबरू होना शुरू हो गया था, है ना। जैसे कि 1.8 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको प्लीस्टोसिन का यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे जैसे जैसे खोदते जाएंगे, तो हमको कहीं पर जाके हम लोग को डायनासोर्स भी मिले हैं, कहीं पे हम लोग को जाके ये सब भी मिले हैं। तो ये सब एरिया एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको यहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा डीप एनालिसिस और स्टडी कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप जियोमॉर्फो एरिया में और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जानते हैं। ये क्वेश्चंस रिलेटेड क्यों सबके माइंड में ये आना चाहिए। आप इस देख ही पा रहे होंगे, ये एक पत्थर टाइप का है, बहुत बड़ा पत्थर है, देख पा रहे होंगे पेड़ का साइज है और ये पत्थर का साइज। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसको जब भी आप ऐसे चीज देख रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे कि क्या प्रोसेस था जो कि ये क्रिएट किया इस तरह का लैंडस्केप को, ठीक है। इस तरह का पत्थर है, इस तरह का बात आया, तो ये क्या प्रोसेस था जिसकी वजह से ये लैंडस्केप क्रिएट हुआ, है ना। उसके अलावा अभी का जो मॉडर्न प्रोसेसेस है, ये क्या इसको किस तरह का मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। मॉडिफाई मीन्स क्या कहीं पर ये तूफान आ रहा है तो ये कैसे करके ये फ्रिक्शन होते होते इस तरह से ये पॉलिश हो जा रहा है, इस तरफ नहीं नहीं हो रहा है। मतलब मॉडर्न प्रोसेस में कैसे कैसे करके क्या क्या ये मॉडिफाइंग किस तरह का और अभी प्रेजेंट में ये हो रहा है। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा क्या प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए फॉर्म किया हुआ है, वो क्या डिस्ट्रक्शनल था या कंस्ट्रक्शनल था, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो भी अभी मॉडर्न प्रोसेसेस चल रहा है, ये क्या मॉडिफाइंग कर रहा है, ये सारे लैंडस्केप को डिस्ट्रक्शनल कर रहा है या कंस्ट्रक्शन वे में कर रहा है। तो ये सारे चीज ना हम कहाँ पे सीखेंगे, ये जियोमॉर्फोलॉजी के जो अभी पूरे चैप्टर है इसमें हम जानेंगे। और हमारे ये जो फिजिकल आपको ज्योग्राफी मिलेगा, इसमें सबसे एक तरह से इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होगा ये जियोमॉर्फोलॉजी होगा, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, और तो ये भी इंपॉर्टेंट है उतना, मैंने इसमें भी हमको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं क्लाइमेटोलॉजी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके वहाँ पे जो भी हम टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे ना, आप उससे ज़्यादातर रूबरू होंगे जो भी जियोग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है। बट ये जियोमॉर्फोलॉजी में ऐसे ऐसे चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शायद नहीं होंगे, तो इसलिए ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अच्छे से ध्यान देना है।
क्योंकि जिनका भी बैकग्राउंड जियोमॉर्फोलॉजी या आर्ट से नहीं है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से अकेला। ठीक है, इसके अलावा आपको हम ये नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से, जैसा कि हम बोले थे स्टार्ट करेंगे, ये आपको यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे करके रैपिडली इवॉल्विंग डिसिप्लिन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कैसे करके ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का डिसिप्लिन है कैसे कैसे करके इवॉल्व हो रहा है, जो कि आपको एक पता चल रहा है कि कैसे करके लैंडफॉर्म और उसके रिलेटेड प्रोसेसेस लगभग 1945 से जब से आर डी हॉर्टन ने इंट्रोड्यूस किया एक क्वांटिटेटिव मेथड्स एनालिसिस करना मॉर्फोट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूवियली ओरिजिनेटेड ड्रेनेज बेसिन्स का। ठीक है, मतलब इस तरह का बता रहा है कि जब से 1945 से आ रही है हॉर्टन, ठीक है, लगभग आपको 20th सेंचुरी के लगभग में, मिड 20th सेंचुरी आप देख ही पाएंगे 1945 के टाइम में उन्होंने एक क्वांटिटेटिव मेथड आप बताया कि कैसे करके मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्लोवियली जो है ना रिवर वेव्स का जो भी बात है कैसे करके ये फॉर्म हुआ, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ एनालिसिस कुछ कंसेप्ट दिया। उसके बाद से हम लोग ना एक अलग तरीके का सी और जो भी अप्रोच है ना लैंडफॉर्म, इससे रिलेटेड हम बहुत कुछ जानने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के तौर पे हम जानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट ब्रांच है फिजिकल जियोग्राफी का, जैसा हमने बोला। क्या क्या बोला उसमें, जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, आपको फिजिकल जियोग्राफी में आता है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, तो ये सारी चीज़ आपको आता है, जिसमें से जियोमॉर्फोलॉजी है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म जो है ना जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपको लिया गया है किससे, जी मतलब मीनिंग अर्थ, मॉर्फे आपको फॉर्म, और लोगोस मतलब डिस्क्लोजर, जो कि हमने पहले भी बोला। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं कि जियो नेचर क्या क्या इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। जैसे आप नेचर ऑफ फिजिक्स पढ़े होंगे, नेचर ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे, नेचर ऑफ केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ये नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हमें जानना जरूरी थे। या इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको कुछ किसी के बारे में जानना है तो एटलीस्ट उसके बारे में हल्का बेसिक पता होगा, तब आपको उसके बारे में जानने में थोड़ा एक अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, तो देख पा रहे ये कुछ आपको लैंडफॉर्म्स हैं, इससे रिलेटेड भी उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे ही होंगे, शायद टीवी में तो जरूर देखे होंगे। इसके अलावा ये इस तरह का लैंडफॉर्म्स हुआ, इस तरह का लैंडफॉर्म्स हुआ, इन सारों का नाम मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना उसके बाद आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये सारे डायग्राम्स दिखाया था, ये सबको ही, ये सारे लैंडफॉर्म्स को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबका डिफरेंट नाम है, सबको ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखिए बीच ये होल कौन किया, ये क्या हम लोग आर्टिफिशियली किसी ने किया या नेचर के द्वारा किया गया, ये सारे चीज, ये भी शेप जो मिल रहा है ना, ये सारे शेप से लेके सब कुछ हम लोग आगे के जो क्लासेस है इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप क्या है ये पहले जानते हैं। इसका लगभग 3 स्कोप से इसको देखा जाता है। स्पेशली इसको डायमेंशन और स्केल, जो कि रिलीफ फीचर से रिलेटेड है लैंडफॉर्म का, उसके पहले ये स्कोप जियोमॉर्फोलॉजी का ये स्कोप में सबसे पहले आता है कि कैसे करके डायमेंशन और स्केलिंग वगैरह लैंडफॉर्म का किया जा सके। फिर प्रोसेसेस जो कि लैंडफॉर्म को इन्वॉल्व हुआ है, मतलब कोई भी लैंडफॉर्म, जैसे आपने ये लैंडफॉर्म देखा ना, इस लैंडफॉर्म को बनने में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, उसके अलावा तीसरा आपको क्या अप्रोच लिया गया था जियोमॉर्फिक स्टडीज से रिलेटेड, ये भी हम यहाँ पे स्कोप, इसी का सारे स्कोप को पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि समटाइम इक्वेट किया गया है जियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हम आपको पहले ही बताया। तो W.D. थॉर्नबरी है ना 1954 में उन्होंने ऐसा बोला कि जियोलॉजी से कुछ कुछ इनको जियोमॉर्फोलॉजी को रिलेट किया जाता है, और समटाइम इसको ये भी बोला जाता है कि ये जियोलॉजी का ही ब्रांच है। ठीक है, वो कौन बोले, जो कि A.K. लोबियक है ना 1939 में उन्होंने बोला कि ये जियोलॉजी का ही आपको जियोमॉर्फोलॉजी एक पार्ट है, ऐसा इन्होंने कहा। बट आगे जाके इनको भी उन्होंने अलग अलग कर दिया, अभी जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी एक सेपरेट है। इसीलिए इनफैक्ट जियोमॉर्फोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जियोलॉजी एंड इन मोस्ट द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इट इज स्टिल हाउस्ड इन जियोलॉजी डिपार्टमेंट्स। मतलब माना जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है ना वो आपको जियोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, और अभी भी यूनाइटेड स्टेट के जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है ना, वो लोग अभी भी जियोमॉर्फोलॉजी को जियोलॉजी के ही आपको डिपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, जियोलॉजी के ही डिपार्टमेंट में अभी भी जियोमॉर्फोलॉजी को जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही रखते हैं। ठीक है,
इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन और स्केल के बेसिस में कैसे करके रिलीफ फीचर जो भी अर्थ सरफेस का है ना, कोर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फिक स्टडी, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कैसे करके ग्रुप किया जा रहा है, 3 कैटेगरी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, उसके बाद थर्ड ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, बट इसके अंदर क्या क्या है ये थोड़ा हम जानेंगे कि किस बेसिस पे, मतलब डायमेंशन और स्केल के बेसिस पे यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट मिलेगा रिलीफ फीचर्स के बारे में। ठीक है, जो पहला जो फर्स्ट ऑर्डर में बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट स्केल एंड कवरिंग द लार्जेस्ट एरिया, बहुत ही स्मॉलेस्ट स्केल में होगा पर लार्जेस्ट एरिया को कवर कर रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में। वो है आपको इंक्लूड करता है जैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस आपको हो गया, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस देख रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर में जो है ना, वो हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो कि कैसे करके डेवलप किया गया है ओवर अ कॉन्टिनेंट, और पार्ट देयर ऑफ एज माउंटेन्स की तरह फ्लैचेस कर, ये आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा और उसके चारों तरफ जो ओशन है ये पढ़ा। उसके बाद जो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स है, रिवर्स है, तो ये सारे प्लेचूज है, ये सारे चीज को ना हम आपको सेकेंड ऑर्डर में इसको रिलीफ फीचर में लिया जाता है। ठीक है, थर्ड में आपको मिलेगा कि कैसे करके माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स जो कि डेवलप होता है सेकंड ऑर्डर रिलीफ में, जो कि सेकंड ऑर्डर क्या था, माउंटेन्स और ये सब ना, तो माइक्रो ऑर्डर कैसे करके होगा, सॉरी यहाँ पे रिवर्स वगैरह का बात नहीं था सेकंड वाले में। आपको यहाँ पे जो सेकंड थर्ड ऑर्डर है ना, तो माइक्रो लेवल जो कि माउंटेन्स और बड़े बड़े वो जो थे ना, यहाँ आपको जैसे कि बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, एक आपको सबसे पहले बड़ा एरिया लिया गया जो कि कॉन्टिनेंट और ओशंस में था। उसके बाद आपको इससे छोटा में जो छोटा में आपको माउंटेन्स मिल जाएगा, या आपको प्लेचूज मिल जाएगा, या रिवर रिफ्ट वैलीज है, ये सब मिल जाएगा। थर्ड में आपको जो आ रहा है, जो आपको माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म्स यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपको इरोजनल जो भी ग्लेशियल वैली है, रिवर वैली है, ये सब आ जाएगा। ड्रमलिंस होगा, स्कर्स होगा, फ्लड प्लेन्स होगा, इसके अलावा मोनाडनोक्स होगा, उसके अलावा आपको टेक्टोनिक फीचर जैसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, ये सब मिल जाएंगे। तो ये सब आपको थर्ड ऑर्डर में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि आपको इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स। ठीक है, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स का जो इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड देखते हैं। तो एंशिएंट पीरियड में ना क्या होता था कि दो जियोमॉर्फोलॉजी वाज डेवलप फ्रॉम द, मतलब ऐसा तो जान रहे कि जियोमॉर्फोलॉजी लेट 18th में जाके डेवलप हुआ और 19th सेंचुरी में, बट सब कुछ कुछ आइडियाज है ना रिगार्डिंग लैंडफॉर्म, वो इनडायरेक्टली पोस्टुलेट किया गया था एंशिएंट पीरियड में ही फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस के द्वारा, जो कि ग्रीस और रोम और इजिप्ट के में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स बोले थे। जैसे कि कैसे करके प्रिंसिपल सीट्स ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड आपको कल्टिवेट सिविलाइजेशन टुक द इनिशिएटिव इन दिस प्रिकेरियस फील्ड। ठीक है, मतलब उन जैसे होता है ना, पहले के टाइम में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे सोच लगे जो एंशिएंट पीरियड में, वो लोग जो थे उनको तो पास तो कुछ साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अगर चांद से रिलेटेड कुछ बात आ रहा था, चांद रात को उठता है, इतने टाइम में उठते हैं, तो उससे रिलेटेड वेव से रिलेटेड कुछ बात हो या रिवर से रिलेटेड कुछ बात हो, तो वो लोग सारे चीज हाइपोथेटिकल कुछ इस तरह का है, भगवान के द्वारा ही कुछ किया जा रहा है, इस तरह का चीज वो लोग सोच के चलते थे। और जो होता है कि वहां पर भी उस वक्त जो फिलोसफर थे ना, उस वक्त भी वो लोग स्टार्ट कर दिए थे, भले ही 18th और 19th सेंचुरी में जाके बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, बट ऐसा नहीं है। ग्रीक और रोम जो थे ना, उस एरिया में भी एंशिएंट पीरियड में ही इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डार्क एज। तो डार्क एज वो था जब तक रोमन एम्पायर था, लगभग 1400 साल तक, तब तक बहुत सारे, मतलब वो लोग अपने हिसाब से जो भी एंशिएंट फिलोसफी थे ना, उनको वो लेके चल रहे थे जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स के बारे में। बट जैसे रोमन एम्पायर का खत्म हुआ 1400 साल के बाद, तो एक एविसेना थे, उन्होंने, वो एक अरेबियन अरबियन थिंकर थे। ठीक है, उन्होंने वो एक लेके आए कि कैसे करके, उन्होंने कहा कि माउंटेन्स जो थे ना, उनको वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए। ठीक है, वो जो भी पहले के जो आपको डार्क एज चल रहे थे ना रोमन एम्पायर का, क्योंकि उनका थॉट चल रहा था, उनको थॉट को ही पूरा वो एरिया फॉलो कर रहे थे। बट जैसे रोमन एम्पायर खत्म हुआ, तब से उसके बाद एविसेना जो है वो लेकर आ गए एक कॉन्सेप्ट, जो कि उन्होंने कहा कि माउंटेन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, जिसमें से पहला जो है वो बोल रहे हैं कि माउंटेन्स जो कि ओरिजिनेट किए हैं कि ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट होने की वजह से माउंटेन्स का ओरिजिनेशन हुआ है। दूसरा बोल रहे हैं कि माउंटेन्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू एरोजन बाय रनिंग वाटर, एरोजन होते होते, मतलब आप जानते हैं एरोजन से रिलेटेड, तो एरोजन होते होते रनिंग वाटर का आप किसी जगह में यहाँ पे ऐसे करके जा रहे हैं,
ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, ये होते होते माउंटेन्स को एक अलग अलग टाइप का शेप हुआ है जहाँ पे माउंटेन ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है। किसी मान लें उनका कहना है ये प्लेन एरिया था, अब यहाँ से एक रिवर फ्लो हो रहा है, फ्लो होते 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 क्या बोल रहे हैं, कल को जाके ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का माउंटेन यहाँ पे फॉर्म हो गया एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह का ये लोग कुछ कुछ कंसेप्ट लेके आए। तो डार्क एज इसलिए नाम दिया गया क्योंकि रोमन एम्पायर का वहाँ खत्म हुआ था, उसके बाद वो अरेबियन थिंकर ने वो इस तरह का कंसेप्ट लेके आया था, ठीक है। अगला टॉपिक है, मतलब अगला आपको सब टॉपिक मिलेगा एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये कैटास्ट्रोफिज्म है क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड एज ऑफ मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, आपको मेनली जो पढ़ा डार्क एज से रिलेटेड पढ़ा, एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड पढ़ा। तो धीरे धीरे हम लोग पीछे से आगे आगे आते आते हम लोग कैटास्ट्रोफिज्म वाले फेज में आ गए। इसका स्पेशली मतलब होता है कैटास्ट्रोफिज्म, कोई भी चीज़ अचानक से चेंज होना, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक वे में तुम बहुत बदल गए हो, कैटास्ट्रोफिक वे में अचानक आंसर मतलब कुछ भी ऐसा बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि लगभग 1400 साल के बाद जब एक एक करके जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड अब नए नए खोज आने लगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि वो मानते हैं कि ये जो अचानक क्विक एंड सडन ओरिजिन हुआ है और इवोल्यूशन हुआ है बहुत ही छोट मतलब कम टाइम में, किसका, हमारे मतलब जो भी लैंड फॉर्म्स है ना उसका बहुत क्विक एंड सडन ओरिजिन हुआ है, वो भी कम टाइम में। ऐसा मतलब यहाँ पे एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म हो गया। आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक थॉट ये भी था एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, वो बोल रहे हैं कि बहुत ही सडनली चेंज हुआ, वो भी कम समय में, ठीक है। उसी जगह में जो एक यूनिफॉर्मिटेरिज्म का कंसेप्ट लेके आए जेम्स हटन के द्वारा, वो उन्होंने कहा कि ये नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ये कैटास्ट्रोफिज्म को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही यूनिफॉर्म मैनर में स्लोली स्लोली फॉर्म किए हैं, क्योंकि सारे चीज पास्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये ऐसा इनका बोल रहा है, जो कि एम करते हैं कैसे करके रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके पास्ट अर्थ को, हिस्ट्री ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट, मतलब पास्ट से रिलेटेड ही धीरे धीरे क्या हुआ। आपको एक पहले एरिया था, उसके बाद धीरे धीरे क्रोड होते 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 वहां पे अब एक तरह से नदी बन चुका है, ठीक है। एक नदी अब वहां से फ्लो हो रहा है। तो ये सब चीज वहां धीरे धीरे करके होता है, पास्ट से ही हम रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट को। इसीलिए उनके कंसेप्ट में ये बोला गया है कि इनका कंसेप्ट पूरा तरह से बेस है कि बिलीफ में कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो ऑपरेट जो अभी चल रहे हैं वो ऑपरेट हुए थे इन द पास्ट, जो कि पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सारे चीज अभी जो नदी जहाँ पे जैसे गंगा नदी, गंगा का जो रिवर सिस्टम है आपको जो फॉर्म होते हुए मिलेगा, ये आपको, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आज या कल में आए, बहुत पहले से, बहुत 100 साल पहले से वो स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि माउंटेन, ये माउंट एवरेस्ट या माउंटेन हिमालय जो सिस्टम ये कैसे करके आया, रिवर्स कैसे हुआ होगा, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये थॉट्स है ना जियोमॉर्फोलॉजी थॉट्स, इनके समय में ये दे रहे हैं, जेम्स हटन के द्वारा बोला जा रहा है कि पास्ट से ही शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, ठीक है। ये एक दिन का बात नहीं है, बहुत पास्ट से ही शुरू हो गया था, उसी को हम धीरे धीरे करके यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनका कंसेप्ट को बोला जाता है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, जो कि आपको एज ऑफ द यूनिफॉर्मिटेरिज्म, जो कि आपको जेम्स हटन के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। किसी तरह का भी सजेशन आपको अगर लगे देना, अगर आपको जरूरी लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको देते रहूँगा, जो भी आपको ऑप्शन मेरे को जहाँ जहाँ से सुविधा हो पाएगा मैं आपको वहाँ पे उस जगह में लेके आऊँगा। और यह आज का जो क्लास था ये जस्ट माइनर चीज़ था, इंट्रोडक्शन था, पर कल से हम लोग फुल फेज में स्टार्ट होंगे और बहुत अच्छे से स्टार्ट होंगे। जहाँ भी आप किसी तरह का आपको अगर फर्दर भी कुछ तरह का क्वेरी लगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया आईडीज़ हैं वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो कहीं से भी आप मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना भी हो प्लीज़ आप अपना कोऑपरेशन दिखाते रहें, जिससे कि मैं भी अपना कोऑपरेशन फुल फेज में रहूं, तब जाके ही हम लोग कुछ बेहतर कर सकेंगे। जब तक कि हम लोग एक दूसरे से ना मिलके कुछ काम करें तब तक कुछ सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।